हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, और वो बच्चे जो इग्नू में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही बनाई जा रही है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सब्जेक्ट कोड क्या रहेगा? BECC 105। तो हम बात कर रहे थे ब्लॉक नंबर 1 के यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4 है कि हमारे पास चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी एंड इंटेम्परल चॉइस। इसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, जिसने तक वो वीडियोस ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियोस जरूर देख लेना। और हमेशा हर एक सीरीज की, हर एक प्लेलिस्ट की वीडियो को टॉपिक वाइज देखा करो, ताकि हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। तो हम चालू करते हैं कंसेप्ट। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कंसेप्ट क्या है। तो हमारे पास जो आज का कंटेंट है वो है रिस्क। आप समझ सकते हो कि रिस्क जो है वो हमारा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और हमें पढ़ना है एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, यानी कि हर एक कंज्यूमर का जो रिस्क लेने का तरीका है या फिर जो एटीट्यूड है वो किस प्रकार का होता है। हम सब जानते हैं हम अपनी जिंदगी में अलग अलग प्रकार के रिस्क में इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हम कुछ रिस्क लेते हैं। कुछ लोग जो है वो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, कुछ मॉडरेट रिस्क लेते हैं और कुछ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना पसंद करते, यानी कि वो रिस्क अवर्स पीपल होते हैं जिनको रिस्क बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है ना। और हम उन सबके ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं आज के कंसेप्ट के अंदर, आज की वीडियो के अंदर। तो एक एक करके शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो पहले आज क्या आता है एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क में। हाउ डज एन इंडिविजुअल डिसाइड व्हेन फेसिंग रिस्क, कि एक इंडिविजुअल कैसे डिसाइड करता है कि वो अब एक रिस्क ले रहा है ना। जब एक कंज्यूमर किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन रखता है फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में प्राइस कम होंगे, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, फ्यूचर में डिमांड कम होगी, फ्यूचर में सप्लाई कम होगी, फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी, फ्यूचर में सप्लाई बढ़ेगी, ये सब जो है ना वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कंजप्शन को लेके। और ये तो बात करें कंज्यूमर की, ऐसे ही इन्वेस्टर्स की लाइफ में एज ए इंडिविजुअल भी बहुत से रिस्क आते हैं कि फ्यूचर में जब मैं जहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसके जो रेट है वो बढ़ेंगे, या फिर होता है कि भाई ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कम हो जाए, उसके हिसाब से जो है हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट भी रिस्क अलग अलग जगह पे अलग तरह के इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं है ना। हम रियल एस्टेट में पैसा डाल सकते हैं, डेट फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, स्टॉक मार्केट हो गई, बैंक हो गई, FDs हो गई, रियल एस्टेट हो गया। तो बहुत सी जगह है जहां पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और एक इन्वेस्टर या फिर एक कंज्यूमर अपने रिस्क को देखते हुए अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। जिसको रिस्क ज्यादा पसंद है तो उसे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और जो रिस्क अवर लोग हैं जिन्हें रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो उनका रिटर्न भी क्या रहेंगे, उनके रिटर्न्स भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे उन लोगों से जिन लोगों ने अपनी लाइफ में रिस्क लिया है। ठीक है, क्योंकि हम एक डायलॉग बोलते हैं ना काफी बार, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। अब आगे समझते हैं। तो ये तो कोई बात कि इंडिविजुअल को कैसे पता कि वो रिस्क फेस कर रहा है। एज्यूमिंग दैट द डिसीजन मेकिंग बाय सच एन इंडिविजुअल इज रैशनल, हम ये बात यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो भी डिसीजन एक इंडिविजुअल पर्सन ले रहा है वो क्या है, वो रैशनल है, यानी कि समझदार पर्सन है जो डिसीजन ले रहा है। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क कैन बी एसर्टेन्ड, जो उसका एटीट्यूड है रिस्क को लेके वो एसर्टेन है। तो उसे नहीं पता, क्योंकि अनसर्टेनिटी है ना। अब उसे नहीं पता उसका रिस्क जो है वो किस तरीके से उसके फेवर में रहेगा, उसने जो डिसीजन लिया है वो क्या उसके फेवर में रहेगा नहीं रहेगा, क्या पता फ्यूचर में रिस्क जहां होता है रिस्क कम है वहां पर रिस्क बढ़ जाए। बहुत सी दिक्कतें आती हैं एक कंज्यूमर जब अनसर्टेनिटी के बारे में सोचता है तो। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात बोल दूं कि भाई जो बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो प्लीज जाके इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके आप इग्नू अड्डा को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में ये इग्नू की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इग्नू अड्डा पे ही रहेंगी। कॉलेज अड्डा से मैं इसे प्राइवेट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियोज रहेंगी जो DU में पढ़ रहे हैं या फिर सोल में पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और प्लीज़ उस चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी कर देना, ताकि वहाँ के भी जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं सेम सब्जेक्ट को लेके। अब बढ़ते हैं आगे।
अब क्या आता है कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन। हमें समझना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन किस तरह की होती है, टू सी हाउ रैशनल डिसीजंस आर मेड इन द फेस ऑफ रिस्क, जिससे एक कंज्यूमर एक रैशनल डिसीजंस को बना सकता है, यानी कि समझदारी से अपने डिसीजन को बना सकता है ताकि वो रिस्क को फेस कर सके। यानी कि वहां पे वो पहले ये देखता है कि जब भी वो रिस्क ले रहा है उससे फ्यूचर में क्या होने वाला है और फ्यूचर में किस तरह की यूटिलिटी उसे मिलने वाली है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी बात करते हैं अनसर्टेनिटी की तो हम फिक्स्ड यूटिलिटी की बात नहीं कर सकते, तो हम बात किसकी करते हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी की, यानी कि हमें क्या चांसेस हैं, यानी कि हम प्रोबेबिलिटी की। आपको याद होगा जब मैंने आपको पिछला वीडियो समझाया था, वहां पे मैंने आपको एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालना सिखाया था, है ना, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेते हैं ये पता करने के लिए कि कितनी यूटिलिटी हमें मिल सकती है। तो उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बोलते हैं, क्योंकि कंफर्म तो है नहीं कुछ भी, वो कुछ भी सकता है, लेकिन हम अपनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हाँ भाई हमें फ्यूचर में ये चीज मिल सकती है हमारे लिए रिस्क के अकॉर्डिंग। द रिस्क ऑफ चॉइस मेकिंग विच अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अब जो रिस्क है किस चीज का, चॉइस बनाने का, चॉइस मेकिंग इज अराइज, वो क्यों हुआ है, अनसर्टेनिटी की वजह से। क्योंकि रिस्क कब हम बोलते हैं, जब अनसर्टेनिटी हो और वहां पे हमें कोई ना कोई चॉइस तो लेना पड़ेगा, है ना, उस रिस्क को लेते हुए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम जो अपनी चॉइसेस बनाते हैं, और ये सब होता है अनसर्टेनिटी की वजह से। क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी ना हो तो रिस्क बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रिस्क आता ही अनसर्टेनिटी वर्ड की वजह से है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी फिक्स नहीं है कि क्या हो जाए। जो हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से हुआ तो रिस्क हमारे फेवर में होगा, यानी कि हमें बेनिफिट मिलेगा उस रिस्क का। लेकिन जो हम सोच रहे हैं वो उसके फेवर में नहीं हुआ, यानी कि रिस्क हमारे फेवर में नहीं रहा, तो हमें लॉस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इन्वेस्टर की बात करूं, वो हमेशा रिस्क इसलिए लेता था कि वो अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई को बढ़ा सके। लेकिन मान लो मार्केट में उल्टा कुछ चल गया, या फिर रियल एस्टेट की वैल्यूज गिर गई, जहां पे उसने इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी वैल्यूज गिर गई, तो क्या वो रिस्क उसके फेवर में रहा? बिल्कुल नहीं। अब वो कहीं ना कहीं उसका जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो वो चीज हो सकती है। एंड हाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंश्योरेंस हेल्प टू ओवरकम सच रिस्क। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इस रिस्क को ओवरकम करने में कैसे हमारी मदद करती हैं, क्योंकि हम अलग अलग रिस्क को लेके इंश्योरेंस करवाते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा, जब बात आती है लाइफ के रिस्क की तो हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, जब आती है हेल्थ के रिस्क की तो हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, जब बात आती है जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर मान लो किसी को फैक्ट्री खोल रखी है, या फिर कोई भी ब्रांच खोल रखी है, कोई भी इक्विपमेंट के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है, चलो कोई भी दिक्कतें आई तो इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कर देगी। आजकल आपने देखा होगा हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी इक्विपमेंट तक का इंश्योरेंस करवाया जाता है, जिंदगी से लेके मशीनों का, कि अगर फ्यूचर में उन चीजों में कोई भी दिक्कत आई तो इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम प्रोवाइड कर देगी, जिससे हम कहीं ना कहीं उस रिस्क से बचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम कभी भी एक रीजनेबल प्रीमियम नहीं होता, यानी कि वो एक कंज्यूमर भरना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ कुछ रिस्क के इन्वॉल्व होने की वजह से वो भरता है ना, ताकि उसकी फैमिली सिक्योर रहे, उसका बिजनेस सिक्योर रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फार्मर की बात करूं तो एक फार्मर जो है, जो वो खेती करता है, जो भी वो क्रॉप उगा रहा है, उसकी भी इंश्योरेंस करवाता हुआ चलता है कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत आ गई, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई सूखा पड़ गया, मान लो बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गई, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय पंजाब में देख रहे होगे कैसी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो फार्मर है वो भी अपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस करवा लेता है, ताकि अगर फसलों में कोई दिक्कत आई तो उसे इंश्योरेंस क्लेम के जरिए वो उस रिस्क से बच सकता है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनीज कैसे इन रिस्क को ओवरकम करने में हमारी हेल्प करती है। अब वर्ड क्या आया, रिस्क। अब रिस्क समझते हैं, रिस्क होता क्या है। तो रिस्क इज जनरली परसीव्ड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ फेसिंग अ मिसफॉर्च्यून और लॉस। तो रिस्क को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हम एक पॉसिबिलिटी रखते हैं, एक संभावना होती है कि फ्यूचर में हमें किसी तरह का मिसफॉर्चून का सामना करना पड़ सकता है, या फिर किसी तरह का लॉस का सामना करना पड़ सकता है। उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। अब वो रिस्क चाहे लाइफ का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे किसी भी इक्विपमेंट का हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिस्क बोलते हैं। और इसको लेके ही पर्सन रिस्क को लेके अलग अलग तरह के डिसीजंस बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ पोटेंशियल दैट अ चॉइस और अ डिसीजन मेड will bring an undesirable outcome। इसका मतलब यही होता है कि जब भी हम या तो कोई चॉइस लेते हैं या फिर किसी तरह का डिसीजन लेते हैं, तो उससे एक अनडिजायरेबल आउटकम भी आ सकता है। जरूरी नहीं हमने जो रिस्क लिया है, हमने जो चॉइस लिया है वो हमारे लिए सही ही हो, उसका पता हमेशा फ्यूचर में लगता है। अगर वो फ्यूचर में वो रिस्क मतलब हमारे लिए बढ़िया रहा, हेल्पफुल रहा, अगर हम उससे ग्रो कर गए तो रिस्क हमारे लिए बढ़िया रहा। लेकिन अगर उसी रिस्क ने हमें डुबा दिया तो रिस्क हमारे लिए क्या रहा, खराब रहा। तो अनडिजायरेबल
अनडिजायरेबल आउटकम आ सकता है किसी भी डिसीजन के अंदर और किसी भी चॉइस के अंदर। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिस्क बोल के चलते हैं। लाइक योर डिसीजंस टू बी ड्राइव अ कार ऑन रोड। अगर मान लो हमने डिसीजन लिया कि हमें कार ड्राइव करेंगे रोड पे, इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ योर कार मीटिंग एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे एक रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है कि हम जो है हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए एंड हेंस इनकरिंग डैमेज और लॉस हो जाए, डैमेज भी हो जाए और लॉस भी हो जाए। ऐसा हर जगह रिस्क होता है। जब हम सड़कों पे निकलते हैं, चाहे हम कोई व्हीकल नहीं भी चला रहे, हम पैदल ही जा रहे हैं, तो कोई बुरा थोड़ी ना है कि भाई कौन सी गाड़ी वाला कब आए, कब हमें ठोक के चला जाए, कब मार के चला जाए। आजकल आपने देखा भी होगा बहुत से लोग रैश ड्राइविंग करते हैं। और खासकर अगर ये वीडियो भाई आप लोग देख रहे हो यहाँ पे घर में कोई भी ऐसा माइनर पर्सन है जो बाइक वगैरह चलाता है, तो प्लीज़ मैं ये बात बोलूँगा कि उसको कभी भी बाइक वगैरह नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आपको खुद मिली हो, ठीक है। चाहे जनरली मैंने देखा आजकल के पेरेंट्स का परसेप्शन बन गया कि पेरेंट्स ना बोल देती बच्चों, आजकल छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के हुए नहीं, 15 साल के हुए नहीं, उन्हें बाइक चलानी आती है। पर दिक्कत क्या है, वो बाइक चलाना जरूर सीख लेते हैं, उन्हें मशीन हैंडल करनी आती है, लेकिन दिक्कत है वो मैच्योरिटी नहीं होती है उनके अंदर। फिर वो करते क्या है, वो रैश ड्राइविंग करते हैं, ठीक है। अब वो किसी को मार के चले गए, ऐसे बहुत से किसी हमने सुने भी हैं, ठीक है। उन्हें किसी का एक्सीडेंट कर दिया। अब इन सब चीज़ों में फंसेंगे क्या, एक तो पेरेंट्स का रिस्क इन्वॉल्व रहेगा कि उस बच्चे का जो होगा तो वो तो होगा ही, उसने किसी को मार दिया तो फंसेंगे कौन, पेरेंट्स। क्यों, क्योंकि बाइक उनके नाम पे होगी, रजिस्ट्रेशन उनके नाम पे होगा, लाइसेंस उनका होगा उस बाइक को लेकर, उस बच्चे का लाइसेंस भी नहीं होगा क्योंकि वो माइनर है। तो ऐसे केसेस में बहुत से एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ रैश ड्राइविंग की वजह से। यानी कि एक पर्सन अगर पैदल भी जा रहा है तो भी वो सेफ नहीं है, सिर्फ कुछ बेवकूफ लोगों की वजह से। अब आगे देखते हैं रिस्क इन्वॉल्व। और बात रही एक्सीडेंट की, तो भाई एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जो जरूरी नहीं कोई बार गलती से भी हो जाती है ना। मैं हमेशा पर हम ज्यादातर चीजें ना यहाँ पे रैश ड्राइविंग की वजह से देखते हैं, है ना, कि कुछ लोग जो है ना प्रॉपर्ली केयरफुल तरीके से ड्राइव नहीं करते। हाँ, बट कई बार एक चीज ऐसी है कि भाई आप मशीन तो रन कर रहे हो एक, ठीक है, वो कंट्रोल से बाहर हो गई, कुछ दिक्कतें आ गई, तो भी कई बार हमें एक्सीडेंट देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो गलतियों से भी हो जाते हैं, तो ज्यादातर बेवकूफी की वजह से और कुछ गलतियों की वजह से। तो रिस्क इन्वॉल्व विद अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ पे रिस्क क्या इन्वॉल्व है कि या तो कोई घटना हो भी सकती है और नहीं भी सकती है। नहीं होगी तो अच्छी बात है, लेकिन हो गई तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है, लाइफ को भी नुकसान हो सकता है। सच अनसर्टेन सिचुएशंस आर ऑफन कनेक्टेड टू सम एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज। तो ये कुछ सिचुएशन कनेक्टेड है वो किससे है, वो अलग अलग प्रोबेबिलिटी से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। क्योंकि मैंने आपको समझाया था पिछले टॉपिक में ही कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी इवेंट का अकर करना और या फिर उसी इवेंट का ना अकर करना, ये हम पहले से ही डिटरमाइन करके चलते हैं और उसके हिसाब से ही एक कंज्यूमर या फिर एक इन्वेस्टर या फिर एक प्रोड्यूसर रिस्क लेता है। यानी कि एक इंडिविजुअल रिस्क लेते हैं, वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, है ना। क्योंकि हम सबने देखा है कि जब आप चाहे एक सट्टेबाज को ही देख लो आप, है ना, जो सट्टा खेलता है, जो गैम्बलिंग करता है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का हिसाब लगा के ये चीज करता है कि भाई मेरे हारने के चांसेस क्या हैं और मेरे जीतने के चांसेस क्या हैं। यानी कि जिसको हम पता क्या बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और जनरली ये चीज ध्यान रखना कि एक अच्छा इंडिविजुअल, अच्छा कंज्यूमर, अच्छा प्रोड्यूसर हमेशा अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और अपने रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सके कम से कम रिस्क लेके। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में रिवॉर्ड हाई होना चाहिए और रिस्क कम से कम होना चाहिए। और जिनका रिस्क ज्यादा होता है और रिवॉर्ड कम होता है, तो ऐसे लोग बिल्कुल क्या होते हैं, बेवकूफ मान सकते हो आप इन्हें, क्योंकि वो रिस्क क्या लेते हैं बहुत ज्यादा और रिवॉर्ड बहुत कम होता है। इसका मतलब ज्यादा चांस उनके डूबने के हैं, बनने के चांस कम है। तो इसलिए लोग प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेते हैं ऐसे कंसेप्ट में रिस्क को समझने के लिए। अब समझते हैं यहाँ पे तीन तरह के रिस्क। तीन तरह के कौन कौन से, रिस्क न्यूट्रलिटी, रिस्क अवर्जन और रिस्क प्रेफरिंग। पहले आता है रिस्क न्यूट्रलिटी, यानी कि रिस्क न्यूट्रल। अ रिस्क न्यूट्रल पर्सन शोज नो प्रेफरेंस बिटवीन अ सर्टेन इनकम एंड अनसर्टेन इनकम। इसका मतलब यहाँ पे जो है ना, किसी भी तरह की प्रेफरेंस एक पर्सन नहीं रखता किस चीज के बीच में, एक सर्टेन इनकम के बीच में और एक अनसर्टेन इनकम के बीच में। गिवन दे बोथ हैव इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या होती है, इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। मतलब सर्टेन इनकम की और अनसर्टेन इनकम की दोनों ही क्या है, इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो ही विल बी इनडिफरेंट बिटवीन अ रिस्की एंड रिस्क फ्री चॉइस। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को आईसी कर्व में समझाया था कि इनडिफरेंट होने का मतलब क्या होता है, यानी कंज्यूमर डिफरेंस नहीं कर पाएगा क्या चीज उसके लिए सही है और क्या चीज उसके लिए सही नहीं है।
ठीक है। तो बिटवीन अ रिस्की एंड रिस्क फ्री चॉइस, यहाँ पे डिफरेंस नहीं कर पाएगा एक रिस्की सिचुएशन के बीच में और रिस्क फ्री सिचुएशन के बीच में। तो अ स्ट्रेट लाइन यूटिलिटी कर्व इंडिकेट्स द इंडिविजुअल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क विल बी न्यूट्रल। तो ध्यान रखना, जो ये स्ट्रेट लाइन कर्व है ना, ये स्ट्रेट लाइन कर्व ये शो करता है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल का एटीट्यूड है वो कैसा है, न्यूट्रल है, टुवर्ड्स रिस्क विल बी न्यूट्रल। तो ये होता है न्यूट्रल का कर्व, ठीक है। मतलब जहाँ पे कंज्यूमर बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे रिस्क लेना चाहिए या रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसे बोलते हैं यहाँ पे रिस्क न्यूट्रलिटी, ठीक है। वो चीज आप देख सकते हो। इसके बाद दो तरह के लोग हैं, रिस्क अवर्जन और रिस्क प्रेफरिंग। इसको रिस्क लविंग भी बोल सकते हो आप। अब समझते हैं रिस्क अवर्जन, यानी कि वो लोग जिनको रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, यानी कि जो मिल जाए ज़्यादा खामखा रिस्क लेते नहीं है ये लोग। तो वन हु स्ट्रांगली डिसलाइक्स रिस्क, यानी कि वो लोग जो स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं रिस्क को, यानी कि जो अपने आप को 100% हर चीज से कवर करने की कोशिश करते हैं कि मुझे इतना सा भी रिस्क नहीं लेना है अपनी लाइफ में। द यूटिलिटी फंक्शन representing a risk averse individual is not a straight line, ये straight line नहीं होती, but rather is concave। ये क्या होती है, concave होती है, वो भी किस लिए, decreasing marginal expected value की वजह से, ठीक है। ये हो गया, ये बन गया हमारा केस सेकंड का कर्व, ठीक है। तो ये कनकेव होता है हमारा। तो कनकेव फंक्शन इंप्लाइज दैट इट्स स्लोप इज डिक्रीजिंग, और स्लोप क्या करता है, डिक्रीज करता है। आप लोगों को बताता हूं इकोनॉमिक्स में तीन तरह की स्लोप होते हैं, वो तीनों बना रखे हैं मैंने, एक ये स्लोप, एक ये स्लोप, एक ये स्लोप। अब तीनों में फर्क समझा देता हूं। इस स्लोप का मतलब पता है क्या होता है कि कोई चीज बढ़ तो रही है बट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। एग्जाम्पल तो इस चीज का, चलो एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो पहले कोई चीज 2 थी, फिर 4 हुई, फिर 8, फिर 16, फिर 32। आप कहते हो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, पहले 2 से बढ़ी, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर 16 से। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, कि बढ़ तो रही है पर इंक्रीजिंग रेट से। दूसरा दिखाता हूं एक चीज, 32, ठीक है, और फिर हमारे पास कितनी हो गई, 28, 20, 10, ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। अरे सॉरी क्या बना दिया ये, अरे ये गलती बना दिया थोड़ा सा। अब यहाँ सुनो 32, फिर करते हैं 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 65। हाँ ये करना था, बढ़ाना तो था ही, मैंने कम करना चालू कर दिया था। तो ये देखो, इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। पहले बढ़ी 18 से, फिर किससे बढ़ी, सिर्फ 10 से, फिर किससे बढ़ी, सिर्फ 5 से। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। बढ़ दोनों ही केस में रहा है, और दोनों में एक चीज देखना कि ये बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, वो बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से। हो सकता है कि अगली बार सिर्फ वो 67 तक बढ़े, ठीक है, इस तरीके से अगली बार 68 तक बढ़ी। इसको बोलते हैं बढ़ तो रहा है, वैल्यू बढ़ तो रही है पर डिक्रीजिंग रेट से, और तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट। ये होता है हमारा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना, ये होता है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, ये होता है कांस्टेंट रेट से बढ़ना, यानी कि फिक्स रेट रहेगा, जो आपने शायद पढ़ा होगा एपी के अंदर, है ना। अगर आप लोगों ने 10th में एपी पढ़ी है, 10th में सबने एपी पढ़ी होगी, 2, 4, 6, 8, 10, ये देखो गैप क्या है, सबका सेम है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करना, इंक्रीज तो हो रहा है बट कांस्टेंट रेट से। तो ये तीन तरह के हमारे कर्व होते हैं। तो कनकेविटी ऑफ फंक्शन मींस दैट, इंप्लाइज दैट इट्स स्लोप इज डिक्रीजिंग, उसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है, विच इन टर्न इंप्लाइज दैट दिस इंडिविजुअल एक्सिबिट्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हर एक एडिशनल कंजप्शन को, हर एक एडिशनल रिस्क को कम करता जा रहा है, ठीक है। तो यूटिलिटी फॉर एडिशनल यूनिट्स पे ऑफ रिस्क अवर कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू इनकर एडिशनल रिस्क। तो देखो रिस्क अवर्स कंज्यूमर जो होते हैं वो कभी भी एडिशनल रिस्क लेना पसंद नहीं करते फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर वैल्यूड पे ऑफ, कि हो सकता है कि उन्हें रिस्क ज्यादा पैसा मिल जाए, पर नहीं, मैंने क्या बोला, वो इतना सा भी रिस्क नहीं लेंगे, यानी कि वो एडिशनल रिस्क लेना पसंद नहीं करते, भले ही उन्हें फायदा क्यों ना मिलने वाला हो उस रिस्क की वजह से, वो अपने आप को रिस्क अवर्स रखते हैं। तो ये तो हो गया रिस्क अवर्जन की डेफिनेशन, कंप्लीटली डिफाइन कर दिया। ग्राफ सही मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया। उसका ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे लिखते हैं। और ये देखो ये कांस्टेंट क्यों बन रहा है, जैसे यहाँ पे देखो जब 100 यहाँ पे था 200 था, 2 गुना 775, 1500 2 गुना 1000, 2000 2 गुना, यानी कि जितना रिस्क यहाँ पे रखा जा रहा है ना उतना ही रिवॉर्ड यहाँ पे, इसे बोलते हैं, ये तो अच्छा सॉरी, ये तो बन गया रिस्क न्यूट्रलिटी का। रिस्क यानी कि रिस्क जितना है रिवॉर्ड भी उतना ही है, फिक्स रखा गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को। यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे एडिशनल रिस्क लिया ही नहीं जा रहा, ठीक है। स्टार्टिंग में रिस्क ले लिया, एडिशनल रिस्क यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, चाहे प्रॉफिट क्यों ना हो, इसको बोलते हैं
रिस्क अवर्जन, ये हमारा रिस्क अवर्जन का ग्राफ, ठीक है। और ये अगला कौन सा है, ये अगला है रिस्क प्रेफरिंग या फिर रिस्क लविंग के बारे में। तो दिस इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड रिस्क लवर्स, इन्हें बोलते हैं रिस्क लवर्स, जिन्हें रिस्क लेना पसंद होता है, यानी कि वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बहुत बार अपनी जिंदगी में रिस्क लेना पसंद करते हैं। पोजेसिंग अ रिस्क प्रेफरिंग एटीट्यूड, इनका रिस्क प्रेफरिंग एटीट्यूड होता है कि अब तो रिस्क लेंगे, हमें अगर ग्रोथ करने के लिए कितना भी चाहिए रिस्क लेना पड़े पर लेंगे। यूटिलिटी फंक्शन पर रिस्क लविंग का मतलब भी कभी भी ये नहीं होता कि एक कंज्यूमर एक इंडिविजुअल रैशनल नहीं है, रिस्क समझदारी से लिया जाता है, बट ये रिस्क लेना पसंद करते हैं, बस ये जरूरी है। यानी कि अगर इन्हें दिख रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी है जो इन्हें मिल सकती है किसी एक पर्टिकुलर रिस्क की वजह से, तो ये वहां पर रिस्क लेते हैं। इनकी तरह नहीं जो बोलते हैं भले ही में प्रॉफिट क्यों ना हो रहा हो, हमें बड़ी बेनिफिट क्यों ना हो फ्यूचर में, बट हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ये ऐसा बिल्कुल एटीट्यूड नहीं रखते हैं। अ यूटिलिटी फंक्शन फॉर सच एन एजेंट इज बिकम स्टीपर, इनका जो यूटिलिटी फंक्शन होता है वो कैसा होता है, स्टीपर होता है एज द एजेंट्स पे ऑफ इंक्रीजेस, क्योंकि एजेंट का पे ऑफ वहां पे डिक्रीज करता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है। रिस्क प्रेफरिंग एजेंट हैज इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनका क्या होता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि अगर इन्हें दिख रहा है कि फ्यूचर में बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला है तो अपने रिस्क को भी बढ़ा देते हैं। तो फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ पे ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय कन्वेक्स यूटिलिटी फंक्शन, और इसलिए इनका इंक्रीजिंग स्लोप होने की वजह से कन्वेक्स यूटिलिटी फंक्शन होता है। देखो ये कन्वेक्स यूटिलिटी फंक्शन, ये वाला, ठीक है, ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ बन गया तीनों का। मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, रिस्क क्या होता है, ठीक है, रिस्क की तरफ एटीट्यूड कैसा होता है, और कौन से 3 प्रकार के लोग होते हैं, चाहे वो रिस्क न्यूट्रलिटी हो, रिस्क अवर्जन हो और रिस्क प्रेफरिंग हो। उम्मीद है आपको यहाँ तक का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि रिस्क का इंश्योरेंस से क्या रिलेशन होता है और कैसे लोग इंश्योरेंस लेके अपने रिस्क को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, और इंश्योरेंस लेने का इस समाज पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बहुत बड़ी इंश्योरेंस का नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है, बिल्कुल होता है, उसकी बात हम करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और भाई जो नया चैनल है इग्नोडेक्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, खासकर वो बच्चे जो इस वीडियो को फिलहाल के लिए कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, अब इसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।